एक ही कुंडली 3 ज्योतिषियों के सामने रखी गई, जिसमें राहु लग्न में बैठे थे। पहले ज्योतिषी ने कहा, चिंता मत कीजिए, राहु की दृष्टि होती ही नहीं है, फल केवल लग्न तक सीमित रहेगा। दूसरे ने कहा, सावधान रहिए, राहु की भांति देखते हैं, इसीलिए आपकी संतान, आपका दांपत्य और आपका भाग्य यानी पंचम, सप्तम और नवम तीनों भावों पर उनकी छाया है। और तीसरे ने कहा, आप दोनों उल्टा गिन रहे हैं, राहु सदा वक्री चलते हैं, इसीलिए उनकी दृष्टि आगे नहीं पीछे के भावों पर पड़ती है। एक ही राहु और 3 उत्तर तथा तीनों के जो हाथ में अपने अपने शास्त्र हैं, अपने अपने प्रमाण हैं, वो भी विचारणीय हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज चर्चा राहु की दृष्टि की है और इस विवाद की हम जड़ तक चलेंगे। पहले तीनों पक्षों के प्रमाण मैं आपके सामने रखूंगा और फिर इसके बाद जो भी इस लड़ाई का जवाब है हम उस पर भी चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। और अब तक जो अनुभव मैंने किया वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो आइए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। पहला पक्ष कहता है कि राहु केतु छाया ग्रह हैं, सूर्य या मंगल की भांति आकाश में इनका कोई पिंड नहीं है, ये तो वो बिंदु मात्र हैं जहां चंद्रमा का मार्ग सूर्य के मार्ग को काटता है। तो तर्क सीधा है, जिसका शरीर ही नहीं उसके नेत्र कहां से आएंगे, और नेत्र नहीं तो दृष्टि कैसी। इस पक्ष का शास्त्रीय बल लघु पाराशरी की परंपरा से आता है, जहां स्पष्ट व्यवस्था है कि राहु केतु स्वतंत्र फलदाता नहीं हैं। ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का, जिस राशि में बैठते हैं उसके स्वामी का, और जिन ग्रहों से युति बनाते हैं उन्हीं का फल देते हैं। दक्षिण भारत की अनेक परंपराएं आज भी इस मत पर चलती हैं और इनका एक व्यवहारिक तर्क भी सुन लीजिए कि यदि राहु और केतु दोनों गुरु जैसी 3-3 दृष्टियां रखते हैं तो ये फिर जिस धुरी पर बैठे हैं वहां पर अब सीधी सी बात है कि दोनों की अगर हम 3-3 दृष्टियों को मिला लें तो एक एक भाव को छोड़ करके ये 6-6 भावों को छूने लगेंगे। सीधी सी बात है, आधी कुंडली सदा राहु में हो जाएगी और फल निर्णय की जो धार है वो कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए पक्ष कहता है कि राहु को बैठने दीजिए पर राहु को देखने मत दीजिए। दूसरा पक्ष वो है जो उत्तर भारत में सर्वथा प्रचलित है, जो हमारी परंपरा है, महर्षि पराशर की परंपरा। वहां राहु केतु को त्रिकोण दृष्टि यानी पंचम, सप्तम और नवम यह दृष्टि बताई गई है, ठीक गुरु की भांति। अब हमारा तर्क प्रबल है, मैंने इस पर कई सारे वीडियोज पहले भी बनाए हैं कि जो सूर्य और चंद्रमा जैसे प्रकाश पिंडों को ग्रस लेते हैं, ग्रहण लगा देते हैं, उनकी दृष्टि को निर्बल कैसे मान लिया जाए। जिनके मुख में ग्रहों के राजा समा जाएं, उनकी छाया भावों पर क्यों न पड़े। और साथ ही यहां पर एक और पॉइंट है जिसे मैंने गणना में नहीं रखा था लेकिन हमें गिन लेना चाहिए। एक प्रसिद्ध सूत्र है, शनिवत राहु और कुचवत केतु, अर्थात राहु शनि के समान और केतु मंगल के समान फल देते हैं। अब इसी सूत्र को पकड़कर कुछ लोग एक पग और आगे निकल जाते हैं। वो कहते हैं कि राहु को शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि तक वो दे देते हैं, अर्थात इस दूसरे पक्ष के भीतर और 2 धाराएं निकल आती हैं, यानी गुरु तो कह ही दिया, वो शनि की दृष्टि भी इनको दे देते हैं। अब इस भेद को आप याद रखिए, मैं आगे चर्चा करूंगा। अब एक तीसरा पक्ष है जिसकी हम बात कर रहे थे कि प्रत्येक ग्रह मार्गी चलते हैं और कभी वक्री भी होते हैं, परंतु राहु केतु की गति मध्यम है, समय लेते हैं ये, पर सदा वक्री हैं। ये जन्म से ही उल्टे पांव चलते हैं। तो
इस पक्ष का यानी तीसरे पक्ष का प्रश्न सीधा है कि जिनकी चाल ही उल्टी है उनकी दृष्टि सीधी कैसे हम मान लें। जो पीछे की ओर बढ़ रहे हैं वो देखेंगे भी तो अपनी चाल की दिशा में, अर्थात पीछे के भावों पर। अच्छा, मैं बता दूं कि नाड़ी परंपरा का जो व्यवहार है वो यही संकेत करता है कि राहु अपने से पीछे बैठे ग्रह की ओर बैठते हैं और उसी को सबसे पहले ग्रसते हैं। हालांकि मैं यहां पर एक छोटा सा तर्क देकर के आपको उलझाना नहीं चाहता, एक ज्ञान की बात बताना चाहता हूं कि मध्यम राहु सदा वक्री रहते हैं, परंतु स्पष्ट राहु, ध्यान रखिएगा, ग्रहों की जब स्पष्टि की जाती है तो स्पष्ट राहु की जब सूक्ष्म गणना निकाली जाती है तो वर्ष में कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब राहु केतु भी थोड़े समय के लिए मार्गी हो जाते हैं। अर्थात जिस वक्रता की नींव पर यह दूसरा पक्ष खड़ा है, वैसे तो यह नींव 100% अखंड नहीं है, पर फिर भी सबसे पहले निराकरण जो है ढूंढते हैं। तो हमने राहु को लग्न में रखा था, आप कहीं भी रख लीजिए, राहु को लग्न में आसानी से आप समझ लेंगे, कहीं भी रख लीजिए। अब सीधी गिनती करते हैं तो जो हम उत्तर भारत में मानते हैं पहले उसको मान लेते हैं कि 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं, ये उत्तर भारत में प्रचलित है। परंतु अगर हम इसको उल्टा कर दें तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, वही दृष्टि होगी। लग्न से पीछे की ओर भी अगर राहु केतु देखते हैं तो 5वीं दृष्टि कहां पड़ेगी, 9वें भाव पर। हां, इसके पीछे जो सूक्ष्म सिद्धांत है मैं आगे आपको समझा देता हूं। राहु की अब यहां उल्टी दृष्टि लेकिन 5वें, 7वें और 9वें भाव पर ही होगी। बस अंतर इतना है कि अब ये उलट गई, जिन्होंने उल्टी दृष्टि माना उनके लिए उल्टी दृष्टि मान लीजिए। अब राहु 5वीं दृष्टि से 9वें भाव को देख रहे हैं और 9वीं दृष्टि से 5वें भाव को, 7वीं को वैसे ही देख रहे हैं। तो ये वाला सिद्धांत जो है कि उसको जो है अगर परिवर्तित कर दिया तो बात बराबर हो गई। यानी ये वाला सिद्धांत तो यहीं समाप्त हो गया कि आप उल्टी दृष्टि भी रखते हैं। हां, ये एक तर्क है, मैं यहां पर रोक करके जरूर बता देता हूं। जैसे मेरे ही द्वारा बताए कार्यक्रमों में मैंने बताया कि राहु की 5वीं दृष्टि का फल थोड़ा अलग है, 9वीं दृष्टि का फल थोड़ा अलग है। तो यहां फल भेद है, ध्यान से समझिएगा, यहां फल भेद है। दृष्टि की यदि हम केवल चर्चा करें तो उल्टी दृष्टि भी बात वही रहेगी। तो उल्टा का विवाद समाप्त, सीधा का विवाद। अब हमारे पास और कौन कौन से विवाद हैं, आइए उसकी तरफ चलते हैं। असली विवाद बचता है कि केवल 2 स्थानों पर, जो पहला कहता है दृष्टि है ही नहीं, यह मूल प्रश्न है, और दूसरा वो जो एक धारा अलग से निकल आई है कि शनिवत वाला, शनिवत राहु और कुजवत केतु, उसको भी हम चर्चा में ले लेते हैं। शनि की 3री और 10वीं दृष्टि दर्पण सम नहीं है, यानी कि लग्न के राहु को शनि की भांति देखने वाला माना जाए तो सीधी गिनती में 3री दृष्टि जो है, अगर लग्न में है तो 3री दृष्टि 3रे भाव पर और 10वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। उल्टा अगर करके देखते हैं तो 3री दृष्टि 11 भाव पर और 10वीं दृष्टि 4th भाव पर पड़ेगी। लेकिन आप तनिक भी जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, कभी ऐसा फल आपने देखा है राहु का, ये फलादेश पलट जाता है लेकिन ये कहीं भी आपको फलादेश में नहीं दिखाई पड़ेगा और प्रभाव में भी नहीं दिखाई पड़ता। हां, ये बात अलग है कि ग्रह जहां बैठता है वहां से कुछ भावों को प्रभावित करता है, लेकिन दृष्टि वाला जो सीधा शनि की दृष्टि वाला प्रभाव जो दिखाई पड़ता है कि 3री दृष्टि जिस भाव पर उस भाव के काम विलंबित होने लगते हैं, यहां ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये वाला पॉइंट तो ऑलरेडी अलग है। हां, ये मैं सिद्ध कर देता हूं, ये तो सामान्य तर्क मैंने दे दिया कि ऐसा नहीं हमें महसूस होता है, लेकिन शास्त्र जो या जो तर्क है, शनिवत राहु और कुजवत केतु, वो फल के मामले में कहा गया है, दृष्टि के मामले में नहीं। वो जो प्रभाव कहा गया है वो फल के मामले में कहा गया है, दृष्टि के मामले में नहीं कहा गया है। तो इस वाले तर्क को आप यहीं पर छोड़ दीजिए, इसको भी साथ लेकर के अब नहीं चलेंगे क्योंकि इसमें भी कोई मत नहीं है। अब बारी आती है सिर्फ 2 मतों की। एक जो कहते हैं दृष्टि नहीं है, वो लघु पराशरी का मत रखते हैं, और ये पराशर ऋषि का ये भी मत है, ये कहते हैं कि है दृष्टि। प्रिय दर्शकों, इसको समझना होगा, और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोनों मत लगभग अपनी जगह पर सही हैं और दोनों एक ही बात कह रहे हैं, तरीका थोड़ा अलग है। असल में जब राहु केतु छाया ग्रह हैं तो उनकी दृष्टि भी छाया दृष्टि है। यह पूर्ण ग्रह के दृष्टि जैसी ठोस फल देने वाली नहीं होती। क्यों नहीं होती है? अरे भाई, जब राहु केतु ही ठोस फल देने वाले ग्रह नहीं हैं तो इनकी दृष्टि छाया जो दृष्टि है वो ठोस फल देने वाले कैसे होगी? राहु केतु का बलाबल
केवल भाव के आधार पर अकेले हम नहीं कर सकते हैं, उनके बल पर नहीं कर सकते हैं। राहु केतु का जो फलाफल है वो अकेले राहु केतु के आधार पर होता ही नहीं है। राहु केतु का बलाबल देखा जाता है, वो जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के भावपति की स्थिति कैसी है। और यह बात दक्षिण भारत भी मानता है, उत्तर भारत भी मानता है, दोनों मानते हैं, ये बात दोनों मानते हैं। अच्छा, एक बात आपको और मैं बता दूं, सातवीं दृष्टि के लिए मतांतर कहीं नहीं है। सातवीं दृष्टि सब मानते हैं, केवल और केवल दृष्टि में मतांतर जो है एक यही वाला है कि वो जो दृष्टि मानते ही नहीं है उनकी तो हम बात ही खत्म कर देते हैं। हालांकि वो भी कई बार कहते हैं कि अगर होगी भी तो चलिए हम सातवीं दृष्टि मान लेते हैं, बाकी वो की और कोई और दृष्टि वो नहीं मानते हैं। पर आपको मैं यहां पर बता दूं कि राहु और केतु की जो दृष्टि है वो छाया दृष्टि है। जो स्वयं छाया है तो उनकी दृष्टि भी छाया दृष्टि होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो छाया दृष्टि का क्या मतलब है? छाया दृष्टि का यही मतलब है, जैसे मान लीजिए कि किसी की कुंडली के पंचम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पर, तो यह संतान प्रतिबंधक योग हो गया। लेकिन अब यही राहु जिस राशि में बैठे हैं उसका राशिपति कमजोर है, अथवा किसी और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो राहु की दृष्टि छाया दृष्टि होने के चलते उतनी प्रभावशाली नहीं रह जाएगी। जैसे द्वितीय भाव पर राहु की दृष्टि, द्वादश भाव पर राहु की दृष्टि, आप किसी भी भाव पर राहु की दृष्टि को रख लीजिए, यह जरूरी है देखना कि उसके भावपति की स्थिति कैसी है। अगर भावपति कमजोर है, नौमांस में वीक है, तो फिर ऐसी स्थिति में इनकी जो दृष्टि है वो क्षीण और कमजोर दृष्टि मानी जाएगी। तो बहुत सरल सा तर्क है कि राहु और केतु की दृष्टि को प्रबल दृष्टि के रूप में गिना ही नहीं गया, छाया दृष्टि के रूप में गिना गया है। एक और कसौटी जिसे हमें कस लेना चाहिए, यहां पर एक शास्त्रीय तर्क है जो कहता है कि जब कुंडली में राहु केतु की दृष्टि को देखा जाए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर समझना जरूरी है कि जब कुंडली में राहु केतु की दृष्टि को देखा जाए, क्योंकि ये स्थिर अब हैं, ये स्थिर हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सीधा ही देखना चाहिए। ध्यान से सुनिए, मैं उस वाले सिद्धांत को पूरा कर चुका हूं कि जो कह रहे हैं कि दृष्टि नहीं है और जो कह रहे हैं कि दृष्टि है, वो अगर छाया ग्रह मानते हैं तो हम भी इसको छाया ग्रह ही मान रहे हैं। उत्तर भारत भी छाया ग्रह ही मान रहा है और ये कह रहा है कि छाया की अपनी दृष्टि, छाया का प्रभाव है, छाया का प्रभाव भी पड़ता है। अब यहां पर हम उस पॉइंट पर आते हैं कि जो मैंने प्रारंभ में एक तर्क दिया था कि अगर वक्री ग्रह है तो इसकी दृष्टि भी वक्री होनी चाहिए। तो यहां पर एक भेद आपको मैं बताता हूं। ये वाली बात भी जो उठाते हैं कि ग्रह अगर वक्री है तो उसकी दृष्टि वक्री होनी चाहिए, यह भी गलत सिद्धांत नहीं है, इसमें भी तर्क है। असल में देखा जाए तो ज्योतिष में एक सिद्धांत आता है कि राहु अगर कुंडली में हम देख रहे हैं, कैसी कुंडली में? तो जन्म कुंडली में। तो जन्म कुंडली में राहु की दृष्टि को आगे से ही गिनिए, यानी कि वक्र दृष्टि पीछे से मत गिनिए, यानी जहां राहु बैठे वहां से पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि। और गोचर में जब राहु की चर्चा करिए, गोचर में जब राहु की चर्चा करिए तो फिर आप शनि की वक्री दृष्टि को देखिए। यानी फिर से आप समझ लीजिए, मैं बात वही कह रहा हूं, बात वही है, पांचवी, सातवीं, नौवीं दृष्टि, उल्टी दृष्टि, यानी राहु बढ़ उल्टी की तरफ रहे हैं। अब मेरे कुछ यहां दर्शक होंगे जो कहेंगे शास्त्री जी मैंने आपके राहु केतु का गोचर सुना है और आप तो ऐसा उल्टा नहीं बताते हैं। बिल्कुल आपने ठीक सुना है, लेकिन आप क्या ये बात समझ पाए कि मैंने कहा कि बात वही है, अंतर कोई नहीं आएगा। पांचवी, सातवीं, नौवीं दृष्टि से भेद वही, भाव तो वही देखेंगे। हां, जब मैं गणना में बोलता हूं तब यह नहीं कहता कि राहु की पांचवी दृष्टि उल्टी, सातवीं दृष्टि उल्टी और नौवीं दृष्टि उल्टी, यह तर्क नहीं दिया जाता। एक नंबर दो, सूक्ष्म भेद के तौर पर जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो पांच, जैसे शनि की दृष्टियां भी सब बराबर दृष्टि नहीं होती, वैसे ही शनि की सारी दृष्टि, राहु की सारी दृष्टियां बराबर फल देने वाली नहीं होती हैं। तो सूक्ष्म गणना के भेद में जब आप आएंगे तो इस पांचवी दृष्टि के प्रभाव में थोड़ा अंतर और नौवीं दृष्टि के प्रभाव में थोड़ा अंतर अवश्य दिखाई पड़ेगा। बात समझ गए आप? अब हमारे पास जितने भी तर्क थे उन तर्कों को एक बार फिर से लेकर के चलिए। प्रिय दर्शकों, जो ये मानते हैं वो अपनी जगह पर लघु पराशरी का सिद्धांत लेकर के चल रहे हैं और हम भी अपनी जगह पर पराशर ऋषि के ही, बृहद पराशर होरा शास्त्र के ही सिद्धांत को लेकर के चल रहे हैं, जो ये कह रहा है कि राहु की जो दृष्टि है वो नौवीं, पांचवी और सातवीं दृष्टि होती है, गुरुवत होती है। मैंने इस सिद्धांत को भी एक बार पूर्व में वीडियो बनाकर के बताया था कि क्यों गुरुवत, मेरे लिए भी मुश्किल है उस वीडियो को ढूंढ पाना, लेकिन क्यों गुरुवत ही दृष्टि मानी जाएगी, क्यों ना मंगल के समान मान ली जाए।
क्यों ना शनि के समान मान ली जाए, गुरुवत ही क्यों, क्योंकि समय आगे चला जाएगा। मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी पहले बना करके रखा है, थोड़ा मेहनत करिएगा। ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का ये जो प्लेलिस्ट है, इसमें आपको जरूर ये विषय मिल जाएगा। तो एक लाइन में समझ लीजिए कि राहु की जो दृष्टि है, जो आज के कार्यक्रम से हमें मिला, शनिवत और कुजवत वाली दृष्टि बिल्कुल नहीं होती। सीधी दृष्टि जन्म कुंडली से देखनी चाहिए। गोचर में उल्टी दृष्टि यानी वक्र दृष्टि को माना गया, क्योंकि वक्र की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन बात वही होगी, जहां से इधर से या उधर से, आप कान इधर से पकड़िए या नाक उधर से पकड़िए, बात वही होने वाली है। फलाफल में एक मामूली भेद है, जिसका आमतौर पर गोचर में इतना बारीक निर्णय होता ही नहीं है। तो आशा करता हूं आज इस विषय को आपने समझा होगा। राहु केतु की चर्चा आजकल चल रही है, कल भी राहु के ही चर्चा लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।